एक स्वामी जी का कुछ मैसेज हमारे पास हमारे मित्र समीर वर्मा ने भेजा। उसमें स्वामी जी कह रहे हैं अपने प्रवचन में, खासकर बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे, उसमें वो कहते हैं सबसे तेज लड़के बुद्धिमान लोग क्या पढ़ते हैं? साइंस पढ़ते हैं। उससे कम समझदार लोग कॉमर्स लेते हैं। उससे कम समझदार लोग आर्ट्स लेते हैं। उससे कम समझदार लोग स्कूल तक ही सीमित रहते हैं। उससे भी कम समझदार लोग स्कूल नहीं जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? देहाती है, अनपढ़ है। अब देखिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं। जो सबसे समझदार लोग हैं वो लोग साइंस लेते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। कॉमर्स वाले मैनेजमेंट करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए करते हैं। फिर एमबीए के अंदर वो बीटेक वाले काम करते हैं। जो लोग आर्ट्स लेते हैं वो सिविल सर्विसेज में जाते हैं, उसके अंदर एमबीए वाले काम करते हैं और बीटेक वाले काम करते हैं। और जो स्कूल तक ही सीमित रहे वो नेता बन गए, सब लोग को पता है। उसके अंदर वो आईएएस, आईआरएस, बीटेक, एमबीए, नेता के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जो स्कूल नहीं गया, देहाती रहा, वो साधु बन गया, तथाकथित साधु। उसके अंदर नेता भी हैं, बीटेक वाले भी हैं, एमबीए वाले भी हैं और आईएएस भी है। सब उस साधु के अंदर है, तथाकथित साधु के अंदर। तो कर लिया बीटेक एमटेक, वो स्वामी जी कह रहे हैं। क्या हुआ? जो नहीं पढ़ा, स्कूल भी नहीं गया, वो तो साधु हो गया, तथाकथित साधु। ओरिजिनल साधु की बात नहीं, वो भी कर रहे हैं। बात लगती तो बहुत हद तक सही है ना, पर प्रश्न ये नहीं है कम पढ़ा लिखा या ज्यादा पढ़ा लिखा, प्रश्न समझदारी का है। थोड़ा हम कह सकते हैं भाग्य का भी है, कोई बन पाया, कोई नहीं बन पाया। जो जिस चीज का ज्ञान रखता है, जो चीज का प्रोफेसर है, वही पढ़ाता है। अगर किसी आदमी को जिंदगी की समझ है तो जिंदगी के विभिन्न आयामों को समझाएगा। किन कर्मों का अच्छा प्रभाव पड़ता है, किन कर्मों का बुरा प्रभाव पड़ता है, वो समझाएगा। हाँ, इसके लिए कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की जरूरत थोड़ी है। अब मूल बात पर आइए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगा और सच भी लगता है। एक आप ऊपर से देखिए तो यही बात सही लगती है, लेकिन देखिए बात समझने की है। प्रश्न पढ़े लिखे का नहीं है, प्रश्न उस बात के समझ का है। अगर साधु बनकर राम नाम जपता है तो आप कह सकते हैं कि कम पढ़ा लिखा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जब सब ज्ञान निरर्थक लगता है ना, तो सिर्फ राम नाम ही सार्थक लगता है। ये भी अंतिम बात है। लेकिन हम उस जमाने की बात कर रहे हैं। 1893 में विवेकानंद को आप कम पढ़ा लिखा कहेंगे? कम पढ़ा लिखा साधु मानेंगे? श्री अरविंद लंदन पढ़े, आईसीएस हुए, इंडियन सिविल सर्विस, अभी आईएएस जिसको कहते हैं, आजादी से पहले, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्रांतिकारी हो गए और फिर पांडिचेरी जाकर के जीवन साधना में लग गए। भारत के कुंडली का जागरण करने लगे, राष्ट्र जागरण की बात करने लगे। फिर गांधी जी प्रत्यक्ष में थे, अप्रत्यक्ष में श्री अरविंद थे। करो या मरो का नारा दिया, पूरा भारतवासी लग गए। सारी महिलाएं अपना सोना गहना जेवर उतार के दे दी। ये भारत के कुंडली का जागरण हुआ, करो या मरो श्री अरविंद ने किया। क्या उनको आप अनपढ़ कहेंगे? आज श्री अरविंद को, विवेकानंद को सभी लोग स्वीकार करते हैं, हर दृष्टि से स्वीकार करते हैं। अब चलिए मान लीजिए साइंस का फील्ड है, उससे प्राइम चीज क्या है? एक्सपेरिमेंट है या मनी, धन है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए धन चाहिए, व्यवस्था चाहिए। एक व्यवस्थापक होता है जो सुविधा जुटा देता है, लेकिन वो उस एक्सपेरिमेंट में काम नहीं करता, उसमें भाग नहीं लेता। लेकिन व्यवस्था करने वाले प्रमुख नहीं होंगे। जो रिसर्च स्कॉलर होगा, जो रिसर्च करता होगा, साइंटिस्ट, वो मुख्य कहलाएगा। दरअसल ये प्रश्न ही गलत है। जहां पर जिस चीज का केंद्र है, जिस कार्य की प्रधानता है, वही आदमी वहां मुख्य होता है। जैसे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की प्रधानता है तो उसकी सैलरी ज्यादा होती है। भले उसका काम कम होता है प्रोफेसर का, लेकिन दिन भर उसको समय मिलता है सोचने का, समझने का कि अगले दिन हम पर क्या पढ़ाना है, तो उसका महत्व ज्यादा है। दिखने में लगता है कि काम कम कर रहा है, लेकिन सैलरी ज्यादा है प्रोफेसर की। हाँ, विश्वविद्यालय में क्लास चलाने के लिए उसको सहयोग करने के लोग चाहिए। और हम तो कहते हैं जीवन में हर कार्य करने के लिए हमें सहयोग की आवश्यकता है। चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे आप दुकान करते हो, चाहे हम लोग मंदिर में हैं तो यहाँ सबके सहयोग से हम लोग आराम से आकर हम यहाँ बोल रहे हैं, सब व्यवस्था बनी है तब तो बोल रहे हैं। तो अब घर गृहस्थी, वहां पत्नी की भूमिका प्रधान है। धन कमाकर पति लाता है, लेकिन घर के अंदर पत्नी की भूमिका मुख्य होती है। ये समझ की बात है। हर विषय के लिए अलग अलग सोच के लोग होते हैं। अब ज्यादा पढ़ा लिखा लोग सबसे पीछे है, स्वामी जी जैसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर
सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति पीछे है और अनपढ़ आगे है, तो जो अनपढ़ आगे वो कोरोना वैक्सीन बना ना ले, बना लेगा क्या? भारत चीन का युद्ध हो रहा था या भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, बीच बीच में होता रहा, तो क्या उस सीमा पर योजना बना लेगा? लड़ाई लड़ लेगा क्या? समझौता कर लेगा क्या? कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जैसा इस प्रश्न को हमने उठाया। प्रश्न का उत्तर है मनुष्य की मेधा बहुआयामी है और हर जगह हर आयाम की आवश्यकता नहीं है। जहां जिस आयाम की आवश्यकता है वहां उस तरह की मेधा की आवश्यकता पड़ती है और कोई किसी से कमतर नहीं है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहन नहीं हाथ, है ना? कबीर ने कलम छुआ था क्या? स्याही छुई थी क्या? तो क्या कबीर कम समझदार लोग थे क्या? मेधावान नहीं थे कबीर क्या? हमारे ख्याल में हिंदी साहित्य में जितनी पीएचडी कबीर पर हुई है उतना किसी व्यक्ति पर नहीं हुई है। कबीर को आप अनपढ़ मान लेंगे? सबसे कम पढ़े लिखे आदमी कबीर थे। देखिए, हम हमेशा हर एक विद्यार्थी को कहते हैं कि ये कमजोर है, ये बुद्धिमान है। सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति अपने बुद्धि का कितना उपयोग करता है? 5%, और बुद्धिमान व्यक्ति 7%, जीनियस 9%। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उनके दिमाग का कहा गया कि उन्होंने भी 11% ही अपने दिमाग का उपयोग किया, उनका भी 89% मरे होंगे तो ऐसे ही चला गया होगा। सामान्य व्यक्ति ये कहता है। आप जो मानते हैं कि वो तेज है, वो कम तेज है, वो भूसकोल है, वो कम बुद्धिमान है, ये मत सोचिए। भगवान सबको मोटा पतला गोरा काला गरीब अमीर बनाया है, लेकिन उसको बुद्धि दिमाग पर्याप्त मात्रा में दिया है। हम उसका उपयोग कितना करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। इस बात को हमेशा सोचिएगा। अच्छा ये बताइए, आप समझते हैं कि हम भूल जाते हैं, हम कमजोर हैं, परीक्षा में छूट जाता है, प्रायः सबकी समस्या है। ये बताइए 10 साल पहले जो आपने गाना सुना था, सिनेमा देखा था, उसका डायलॉग याद है या भूल गए? कोई गाली दिया था, मारपीट हुई थी, वो याद है या भूल गए? बताइए, भूले हैं? कोई अच्छा प्रसंग नहीं भूले, है ना? हम कैसे मान लें कि आप भूसकोल हैं, कम बुद्धिमान हैं? सवाल यह है कि हम किस काम में कितना मन लगा करके, मन है ना, मन की 3 अवस्था, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। अर्धचेतन को ही अवचेतन कहते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तीनों मन मौजूद रहेगा तो जिंदगी भर याद रहेगा, कभी डिलीट नहीं होगा। अगर कॉन्शियस मन और सबकॉन्शियस मन है तो कुछ महीने याद रहेगा। सिर्फ आप रट रहे हैं, कुछ भी रट रहे हैं, खाली चेतन मन मौजूद है, अर्धचेतन और अचेतन गायब है, तो 1 मिनट में आप भूल जाएंगे। तीनों मन मौजूद है तो आपको जीवन भर याद रहेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इस बात को समझिए सब लोग। इसलिए कोई व्यक्ति किसी से कमतर नहीं है। हम पूछे ना, आपने सिनेमा देखा, वो सीन याद है ना आपको, है कि नहीं याद? फिर कैसे मान लें कि आप कम बुद्धिमान हैं? देखिए, प्राय पहले व्यक्ति के मेधा का मापदंड क्या होता था? कहते थे आईक्यू, इंटेलिजेंस कोसेंट, मतलब बुद्धि लब्धि जिसको कहते हैं। हुआ कि नहीं? नहीं। डेनियल गोलमैन जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आईक्यू की भूमिका तो मात्र 20% है। ईक्यू यानी इमोशनल कोसेंट, भावनात्मक लब्धि की भूमिका 80% है। उसको नया थ्योरी दिया। फिर हार्वर्ड के ही हेनरी एल्डर ने एक दूसरी भूमिका दी कि आईक्यू और ईक्यू का ठीक ठीक योग हो तो सीक्यू क्रिएट होता है, क्रिएटिव कोसेंट, सृजनात्मक लब्धि आती है। अब व्यक्ति के बुद्धिमानी का सामान्य तौर पर कहे पैमाना है, आईक्यू नहीं है। आईक्यू और ईक्यू मिलता है तो सीक्यू पैदा होता है। और उसके बाद लंदन में दाना जौहर ने उसके आगे की बात की, एसक्यू, स्पिरिचुअल कोसेंट, आध्यात्मिक लब्धि कितनी है, वो सबसे श्रेष्ठ इंसान माना जाएगा। उसने कार्ल मार्क्स की तरह, दास कैपिटल की तरह उन्होंने एक पुस्तक लिखी, स्पिरिचुअल कैपिटल, और उसके हस्बैंड यान मार्सन उसको सभी जगह प्रचारित करते हैं, आज भी कर रहे हैं। स्पिरिचुअल कैपिटल, आईक्यू से ईक्यू, ईक्यू से सीक्यू, सीक्यू से एसक्यू, ये बातें आती हैं। तो आज हर मनुष्य की बौद्धिकता के बल पर आप उसे माप नहीं सकते। उसकी समझ कितनी है, चाहे रिश्ते की कितने समझ है, व्यवहारिकता की कितनी समझ है, व्यवहार कुशलता
इन सभी की जरूरत जीवन में पड़ती है। बहुत लोग टॉप डिग्री ले लेते हैं, कंपनी के सीईओ हो जाते हैं और कंपनी चला ही नहीं पाते। किताब तो उनके जुबान पर अटा हुआ है, पर ईक्यू, इमोशनल कोशेंट नहीं है। सभी रिश्तों को कैसे बांध पाए, अटक जाते हैं, नहीं चला पाते। तो कुल मिलाकर क्रिएटिव कोशेंट तक आप लोग आइए। एसक्यू तो बहुत ऊपर की बात है, उसमें तो स्पिरिचुअल कैपिटल जब आएगा ना, स्पिरिचुअल कोशेंट जब आपके अंदर आएगा, तो सिर्फ परिवर्तन नहीं होता, रूपांतरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आपके व्यक्तित्व के पार उतर जाते हैं जब स्पिरिचुअल कोशेंट आएगा। तो नेता की बात अगर आप कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप किस श्रेणी में रखेंगे? वैसे वो तो पढ़े लिखे भी थे। अपने जमाने में उन्होंने 24 दलों की सरकार चलाई और खूब अच्छे से 5 साल चलाई, सफलतापूर्वक चलाई। ये आप क्यों समझते हैं कि कागज कलम से ही आपका प्रतिमान है, उसी से आप आके जाएंगे, मापे जाएंगे, नापे जाएंगे? संगीतज्ञ कितने पढ़े लिखे होते हैं? फिल्म स्टार को आप हीरो क्यों मानते हैं? अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, संजीव कुमार कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका अभिनय दिल को छूता है या नहीं छूता? उनके व्यक्तित्व में एक सम्मोहन है, आकर्षण है, एक चुंबकत्व है। वही भी गुण है। आप सिर्फ किताबों से क्यों नापते हैं? स्टार भीड़ को खींच लेता है, सिनेमा हॉल भर देता है। देखिए, वही नसीरुद्दीन साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं, स्टार नहीं है, वो सिनेमा हॉल को नहीं भर पाते, जबकि अभिनय अच्छा कर पाते हैं। अकेले उनके बल पर पिक्चर नहीं चलती, क्योंकि वो स्टार नहीं है। स्टार और एक्टर का फर्क ये भी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण होता था ना, तो सारे विपक्ष के लोग जाके सुनते थे, कांग्रेसी भी जाकर के सुनते थे। वो स्टार थे, मेस्मराइजिंग क्वालिटी उनके अंदर थी। और वो इंदिरा गांधी पर भी चुटकुले देते थे और सभी कांग्रेसी भी हंसते हंसते सुनते थे और लौटते थे। एक बार इंदिरा गांधी ने लोकसभा में कहा, चूंकि वाजपेयी जी को आप लोग देखे होंगे टीवी पर, बहुत हाथ फैलाते हैं, चेहरा पूरा हिला करके एकदम मस्त बोलते हैं, पूरे दिल से बोलते हैं ना, तो दिल को छूती है, दिल की गहराई तक जाती है उनकी बातें। तो बोले, हमारे इंदिरा गांधी कमेंट की कि हमारे यहाँ कुछ नेता जो हाथ उठा उठा कर बात करते। ये कमेंट वाजपेयी जी पर सीधा था। अब वाजपेयी जी ने तुरंत उसके पूछा, मैडम ये बताइए, पैर उठाकर कौन बात करता है? तो ये है क्वालिटी वाजपेयी जी की। ये सवाल ही अपने आप में हम कहते हैं मिस्टेकन है, गलत है। अगर आपको गणित का प्रोफेसर बनना है तो साहित्य का ज्ञान आपको वहां काम नहीं आएगा। सबसे कम पढ़ा लिखा नेता या साधु, कह सकते हैं व्यंग्य है, मजाक के तौर पर लीजिए, सुनने में अच्छा लगा, लेकिन हम तथाकथित साधु की बात नहीं करते। अगर समझ है तो लोगों ने स्वीकारा है। क्या बताइए, हर आदमी को लोग स्वीकार लेते हैं क्या? नहीं ना। अब गायत्री परिवार के सूत्र संचालक पंडित श्री राम शर्माचार्य तो बहुत कम पढ़े लिखे थे डिग्री के हिसाब से, लेकिन 3200 साहित्य लिखा। उन्होंने जो भी स्थापित किया, इस सच को तो सभी को मानना पड़ेगा। लोगों ने स्वीकारा भी। हम लोग उनके अंग अवयव हैं, हम लोग तो अपने को लैट्रिन बाथरूम मानते हैं, सोकफिट मानते हैं। इस गायत्री परिवार के अंग अवयव है तो हम लोग इस भवन के लैट्रिन बाथरूम है, सोकफिट है। लेकिन लैट्रिन बाथरूम की भी जरूरत है कि नहीं? लैट्रिन बाथरूम महत्वपूर्ण है कि नहीं? सोखता, जिसको सोकफिट कहते हैं, उसके बिना काम चलेगा क्या भवन का? हम तो पिछली बार कहे थे ना, पर्यावरण और संतुलन की बात हो रही थी, तो समझदारों की नासमझी क्या है? वैज्ञानिकों ने महल तो बना दीजिए आप बड़ा सा, खूब कंगूरे लगा दीजिए, संगमरमर लगा दीजिए, लाखों करोड़ों ड्राइंग रूम में खर्च कर दीजिए, और लैट्रिन बाथरूम मत बनाइए। कचरा कहां जाएगा? आप टट्टी पेशाब कहां करेंगे? कहां करेंगे? वैज्ञानिकों ने परमाणु रिएक्टर तो बना दिया, अब उसका उत्सर्जन कहां हो, वो कचरा कहां जाए? पर्यावरण की गड़बड़ी है। ये वैज्ञानिकों की नासमझी है। हमने एक बार ये पर्यावरण पर यह भी कहा था, देखिए सभ्यता संस्कृति का उदय कहां हुआ? हम तो कहते हैं गांव में हुआ। किसी भी जाति के लोग हो, छोटे हो, बुजुर्ग हैं, तो क्या हम लोग उनको काका, चाचा, भैया कहते हैं कि नहीं? किसी भी जाति के लोगों, अगर किसी को भी सम्मान देना जानता है तो अपनी संस्कृति में प्रत्येक का सम्मान है। हाँ, अब किसी में अहंकार है, अब वो किसी का सम्मान नहीं करता है,
तो इसके लिए सभ्यता, संस्कृति या पूरा समाज दोषी नहीं, उसका अहंकार दोषी है। अरे हम सबका उपकार समझते हैं कि हमारी सेवा में साफ सफाई वो करते हैं, हमें निर्मल बनाते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें गांव में यही सिखाया गया है, हमारी संस्कृति यही है, हमारी सभ्यता यही है। कभी हमारा समाज यही हुआ था। संस्कृति कैसे बनती है? संस्कृति बनती है संस्कार से, संस्कृति बनती है प्रशिक्षण से, संस्कृति बनती है मानवीय गुणों से। समाज से साधु को भगा दो, वैज्ञानिक को भगा दो, व्यवस्थापक को भगा दो, क्या समाज चल पाएगा? समाज का काम थोड़ी होगा, नहीं हो पाएगा। आप व्यंग करिए, कर सकते हैं आप। लोगों ने जीवन की व्यवस्था बनाई, लेकिन आज क्या होगा? आज जीवन की व्यवस्था विकृत है। आज फूल भी है, रंग भी है, खुशबू भी है, सब कुछ है जीवन के बगीचा में। पिरोने वाला धागा नहीं है। पिरोने वाला धागा खत्म हो गया। इंजीनियर, मैनेजर, नेता, साधु सभी हैं और सबके अंदर एक अच्छा इंसान है। क्या वे खूबसूरत नहीं बना सकते जिंदगी को? बस धागा, पिरोने वाला धागा खत्म हो गया। तो मूल बात डिग्री की नहीं है, साधु हो या नेता हो, सबको अच्छा इंसान बनना चाहिए। बात स्पष्ट है। चीजों पर आप सटायर करिए, सटायर करने से काम नहीं चलेगा। सम्मान हमेशा प्रतिभा को मिलता है, और प्रतिभावान पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और अनपढ़ भी हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। अरे सरोज वादक उस्ताद अमजद अली खान से आप पूछेंगे उनकी डिग्री कि तुम्हारी डिग्री क्या है? ये बेकार का प्रश्न है। अरे 16 घंटा वो रियाज करते हैं, वो महत्वपूर्ण है ना। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर से आप डिग्री पूछेंगे कि उनके रियाज को देखेंगे। क्लासरूम जाएंगे, किताब कितना पढ़े हैं, कॉपी में क्या लिखे हैं, इसी को आप मेहनत मानते हैं कि क्लासरूम का मेहनत, किताब का मेहनत, कॉपी में क्या लिखे, यही मेहनत है। और जो जिस हिसाब से आदमी अपने टैलेंट का डेवलपमेंट करता है, वो मेहनत नहीं है क्या? उसका मूल्य नहीं है क्या? अब गुफा में बैठे हैं रमण महर्षि, आप क्या कहने जाएंगे उनको? आप उन पर व्यंग करेंगे? श्री अरविंद जैसा हमने कहा ICS है, क्रांतिकारी से साधु हो गए, क्या उन पर आप व्यंग करेंगे? देखिए, हर आदमी ने अपने जीवन में अनुभव बटोरे हैं। उसका कर्तव्य है कि उस अनुभव का लाभ समाज को दे, और समाज की जिम्मेदारी है, समाज का कर्तव्य है कि समाज का दायित्व है उसके अनुभवों के लाभ के वितरण की व्यवस्था बनावे। व्यक्ति और समाज, ये समझिए क्या होता है। गलती कहां होती है जानते हैं? हमको लगता है कि समाज लाभान्वित हो, हमको लगता है, लेकिन कैसे हो हमें नहीं पता, तरीका नहीं मालूम है। क्यों हम अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज को नहीं दे पाते? मनुष्य का मुख्य दुर्गुण क्या है जानते हैं? स्वार्थ और अहंकार। स्वार्थ और अहंकार किसी पढ़े लिखे में भी हो सकता है और कम पढ़े लिखे में भी जहर घोल सकता है। स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे स्वामी कल्याणानंद और स्वामी नित्यानंद, दोनों गुरु भाई थे, बेलूर मठ कलकत्ता में। एक दिन स्वामी विवेकानंद ने पूछा, क्या कल्याण तुम हरिद्वार जा सकते हो? क्या कर रहे हैं महाराज? हरिद्वार में जो साधु रहते हैं ना, जो आते हैं तप करते हैं, साधना करने के लिए घर छोड़ कर आते हैं, लेकिन जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। क्या तुम दोनों उनकी देखभाल कर सकते हो? बोला, जैसी आज्ञा महाराज। उनकी सेवा कर लो, जाओ। वो लोग गए, दोनों भाई हरिद्वार चले आए, झोपड़ी बनाकर रहने लगे और भरपूर सेवा करते थे। वे डॉक्टर नहीं थे। लोग उन्हें जानते हैं क्या कहते थे? भंगी साधु। मतलब भंगी समझते हैं किसको कहते हैं? मेहतर को कहते हैं भंगी साधु। जब कोई भंडारा भोज होता था तो उनको दूर बिठाते थे, और वो भी बड़े मजे से दूर बैठते थे। सच्ची घटना है। ऋषिकेश में कैलाश आश्रम है, कैलाशानंद गिरी है, महामंडलेश्वर है, उनके यहाँ भंडारा चल रहा था। वो दोनों दूर बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कि दोनों कौन है? अरे भंगी साधु है। बोला, बुलाया। कहाँ से आए हो भाई? उन्हें कहा, महाराज हमारे गुरु ने कहा कि आप हरिद्वार जाकर के साधुओं की सेवा करिए। अच्छा, तो ये लोग आपको दूर क्यों बैठा? तो हमें भंगी कहते हैं, हम भंगी करके इसलिए दूर बैठते हैं, भंगी साधु हैं। अच्छा, आपके गुरु कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। अच्छा,
वो तो अवतारी चेतना है, अवतारी विभूति है। आप उनके शिष्य हैं, आप मेरे बगल में बैठे। उनको अपने साथ बिठाया। अब वहीं पर एक सेठ आया था कोई जमीन दान करने के लिए। बोला कि सेठ जी आप हमको जमीन दान देंगे? कैलासानंद गिरी जी ने कहा, महामंडलेश्वर ने, हम एक मठ बना देंगे, मंदिर बना देंगे, आप इन दोनों साधुओं को दान दीजिए, ये सेवा का कार्य करेंगे, इस जमीन का वो ज्यादा अच्छे से उपयोग करेंगे। जानते हैं भूमि दान हुई। आज कनखल में हरिद्वार जाएंगे, रामकृष्ण हॉस्पिटल 300 कमरे का बेड बना है, पूरा हरिद्वार, पूरा ऋषिकेश वहां इलाज करने जाता है। उस भंगी, जिसको भंगी साधु कहते थे। ये है समर्पण, गुरु की आज्ञा का पालन, ये है समझ की बात। एक अच्छा इंसान क्या कर सकता है। आज भी वो 300 बेड का हॉस्पिटल है। जब स्वामी विवेकानंद जी को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा परमहंसत्व को प्राप्त करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। सिर्फ दोनों ने सेवा की ना, कल्याण तुम परमहंस को प्राप्त कर धन्य हो जाओगे। ये क्या है? लोगों ने कहा मंत्री साधु। हम किसी पर सटायर कर सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं, नीचा दिखा सकते हैं, पर ऐसे कितने लोग हैं? हम लोग पर ही बहुत लोग व्यंग करते थे, अखंड ज्योति बांटता है, ये करता है, कितना कमीशन मिलता है। ये लोग भी बोलते थे किताब बेचे क्या, चलिए ना हम आपको कहीं और नौकरी दिला देते थे। हम लोग जब ज्ञान रस ठेलते थे तो हंसते थे। विचार क्रांति अभियान, गुरुदेव का साहित्य जनता को बांट रहे हैं। ज्ञान मिल जाएगा, अच्छा विचार मिल जाएगा, जीवन संवर जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग अपने गायत्री परिवार में जुड़े हुए हैं जो दारू पीते थे और चखना खाते हैं ना। चखना समझते हैं? मुरही झिलिया, एकदम आप लोग तो समझते ही होंगे, सही बात है। वो चखना था अखंड ज्योति पन्ना का। एक डॉक्टर थे, पशुपालन विभाग के अधिकारी, अब तो नहीं रहे, वो सुपौल तरफ पोस्टेड थे। वो बताते थे, बोकारो में उस समय पोस्टेड थे। उन्होंने देखा और अखंड ज्योति का वो चखना खाते खाते वो पढ़ा अखंड ज्योति का पन्ना, और उनका जीवन बदला। सुबह जब होश आया ना तो उसको पढ़ा, जब फेंकने जा रहे थे, और उनका जीवन बदला। उसी समय मांस मछली मदिरा छोड़ा और जो साधना शुरू की और जीवन में बहुत ऊपर गया। डॉक्टर आर.एन. सिंह नाम था, हम बता ही देते। और जहां गए उन्होंने यज्ञ किया, अच्छे लोगों को जोड़ा, उसका संगठन बनाया, अच्छे रास्ते पर चलाया, जहां जहां उनका ट्रांसफर होता गया। अच्छा इंसान बनिए ना। जो हम लोगों ने गीत गाया, नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। आलस में दिवस कटे नहीं, सेवा के भाव मिटे नहीं, पथ से ये चरण हटे नहीं, कभी हटे नहीं, ये भाव हमारे अंदर